प्यारे बच्चों, आशुतोष में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज सीरीज का पार्ट 27 होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है किसी देश में पुरुषों की संख्या 120 प्रति महिलाएं थी। पुरुषों की संख्या जो है 120 प्रति 100 महिलाएं थी। यहाँ पे मिस्टेक है, आप ये मान के चलिए 120 पुरुषों की संख्या जो है 120 प्रति 100 महिलाएं थी। आगे लिखा हुआ है अगली जनगणना में कुल जनसंख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। ठीक है, तो पुरुषों की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। मतलब आपको दिया हुआ है कि पुरुषों, ठीक है, मतलब मेन एंड वीमेन का जो रेशियो है वो 120 संबंधित 100 का है। ठीक है, मतलब प्रति 120 पुरुष पे 100 महिला है। तो बोल रहा है अगली जनगणना में कुल जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। तो अगर हम इसी को अनुपात को ही, या जो दिया है अनुपात, उसी को जो है अगर हम जनसंख्या मान लें पुरुषों और महिलाओं का, तो कितना हो जाएगा 120 और 100, ये आपका हो जाएगा 220। ठीक है, और 220 को हम क्या करेंगे 5% बढ़ाएंगे। तो आपको पता है 220 का 10% कितना होगा, एक यूनिट प्लेस के पहले पॉइंट लगा देंगे, कितना होगा 22 होगा। तो 5% की क्या होगा, जस्ट उसका आधा हो जाएगा 11। तो ये आपका हो जाएगा 5% बढ़ने के बाद 231। ठीक है, तो 231 हो गया 5% बढ़ने के बाद। ये होगी वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, या फिर सॉरी वर्तमान नहीं बोला, अगली जनगणना में बढ़ेगा, मतलब ये नेक्स्ट जो है सेंसस जब होगा तो उसमें ये 231 हो जाएगी जनसंख्या, जो कि पहले कितनी थी 220। आइए देखते हैं आगे क्या बोला है। और महिलाओं की जनसंख्या में 10% वृद्धि हो जाती है। महिलाएं राइट हैंड साइड वाली हैं, तो इसमें अगर 10% की वृद्धि होगी तो इनकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इनकी जनसंख्या बढ़कर हो जाएगी, ठीक है, 110। ठीक है, अब आप ये समझिए आगे बोला है कि पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। पुरुषों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, अब आप देख लीजिए टोटल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, टोटल न्यू पॉपुलेशन, टोटल जो है न्यू पॉपुलेशन आपका आया कितना है, टोटल न्यू पॉपुलेशन है आपका, ये आपका है 231। ठीक है, जिसमें कि महिलाएं कितनी हैं, टोटल वीमेन जो है, टोटल वीमेन है कितनी 110। तो पुरुष कितने होंगे, पुरुष कितने हो जाएंगे 121। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सब तुरंत जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आप यहीं से घटा लेते। ठीक है, 231 में 110 गया, कितना जाएगा आपका 121 आ जाएगा। तो आप देखिए पुरुष पहले कितने थे 120 थे, और बढ़ के कितने हो गए 121। तो 120 से बढ़ के जब पुरुष 121 हो जाते हैं तो कितना बढ़ोतरी हुई है पुरुषों की संख्या में, 1 की बढ़ोतरी हुई है। और पूर्व मान कितना है पुरुषों का, या पूर्व जनसंख्या कितना है 120, तो पूर्व वाला नीचे रखेंगे इंटू 100। देखिए इसमें मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर वृद्धि पूछा है, बोला है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो जो ये वैल्यूज है ना, ये दोनों वैल्यू 120 21, इसमें अगर वृद्धि पूछा है तो छोटा वाला रखिए, अगर पूछा है कि कितने की घटोतरी हुई है या कितने की जो है कमी आई है तो बड़ा वाला नीचे रखा करिए। ठीक है, तो इसमें बोला वृद्धि, तो वृद्धि मतलब बढ़ा है तो हमें कम वाला रखना है, तो कम वाला क्या है 120। ठीक है, इस तरह से भी आप क्वेश्चन करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। आइए देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। 20 छका 120, 20 पंजे 100, इसका मतलब कितनी बढ़ोतरी है 5/6 की। 5/6 को जब आप चेंज करेंगे परसेंटेज में, ये आपका तो फ्रैक्शन में आ गया, 5/6 सॉरी, इसको आप 5/6% ही आया है। ठीक है, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको जो आप चेंज करेंगे पॉइंट में तो आपका आ जाएगा पॉइंट जो है कितनी बार आएगा 6 8 48 और 6 3 18, मतलब 0.83%। ये आप कह सकते हैं कि कितना परसेंट आ गया उत्तर 0.83% का। तो बढ़ोतरी कितनी हुई है पुरुषों की जनसंख्या में 0.83%, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लिखा हुआ है किसी विद्यालय में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना आइए हम मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाते हैं, बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है, देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन के हम कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। ठीक है,
क्या बोल रहा है, कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक, मतलब गर्ल्स का जो औसत प्राप्तांक है वो 73 है, और बॉयज का जो औसत प्राप्तांक है वो है 71। और जो बोला है कि लड़कों और लड़कियों का कुल मिला के औसत प्राप्तांक 71.8 है, मतलब जो मीन वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं, और हमारा अनुपात निकल आता है। अनुपात कैसे निकलेगा, 73 में 71.8, बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटा देते हैं, 73 में से 71.8 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1.2, और 71.8 में 71 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 10.8। तो देखिए पॉइंट जो है एक एक प्लेस पे है तो आप पॉइंट को हटा सकते हैं, ये हट जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो 4 गुना के 8, 4 3 12, मतलब आपका अनुपात कितना आ जाएगा, 200 में 3 का अनुपात। ये किसका आ गया, गर्ल्स एंड बॉयज का अनुपात आ गया। ठीक है, तो मतलब लड़की प्रति 2 लड़कों पे 3 प्रति 2 लड़कियों पे 3 लड़के हैं, कहने का मतलब यह है। तो विद्यालय की कक्षा में लड़कियों तथा लड़कियों की संख्याओं के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, विद्यालय की कक्षा में कक्षा 10 में लड़कियों तथा लड़कों की संख्या प्रतिशत ज्ञात करिए। तो मान लीजिए हमें लड़कों का ज्ञात करना है। लड़के कितने हैं भाई, लड़के हैं आपके 3 पार्ट हैं, कितने पार्ट में, कुल 5 पार्ट में। तो प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 20, 60, मतलब ये 60% आपके हो गए, ये बॉयज हो गए। ठीक है, 60% क्या आ गए, ये बॉयज आ गए। अब 60% बॉयज आ गए, गर्ल्स कितने गर्ल्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा, गर्ल्स का परसेंटेज आएगा 100 माइनस 60, कितना हो जाएगा 40%। तो आप देख लीजिए, ठीक है आंसर। तो जो है कि आपको आंसर मिल जाएगा इसमें से ऑप्शन में देखेंगे तो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि के कारण उसके खर्चे में 37 से 1/2% की वृद्धि होती है। अच्छा देखिए, जो है ना, ये आपको फ्रैक्शन में पता होना तो थोड़ा सा आसानी होता है। मैं आपको 2-3 बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 37 सही 1/2%, इसको आप चेंज करेंगे तो 37 74 75/2% हो जाएगा। 75 इसको हम लिख सकते हैं कितना, 75/2%। और 75/2% को जब हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 75/200 हो जाएगा, जब परसेंट की वैल्यू जो नीचे आएगी। तो इसको लिख सकते हैं 25 या 75, 25/200। तो आपको ये पता चल जाता है कि 37 सही 1/2% को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम 3/8 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह जो है हम जो है क्या करते हैं, 16 से 2/3% को आप जो है डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1/6 में। ठीक है, इसी तरह से एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, 62% या 62 से 1/2%। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या लिखते हैं। 62 से 1/2% को हम लिखते हैं आपका 5/8 होता है बच्चों। ठीक है, तो 5/8 होता है आपका 62%, 37 से 1/2 37% होता है 3/8। तो ये जो है आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि 62% को 5/8 जो है कि फ्रैक्शन में चेंज करने पर होता है। नहीं ध्यान में आ जाएगा, या फिर आप चेंज करोगे तो देखिए टाइम लगेगा ना। 62 गुना के कितना हो जाएगा, 124, 125, 125/200 आएगा, और इसको चेंज करेंगे तो 25 करने के 25, 25/200, 5/8 आ जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा हमें। आपको डायरेक्ट होगा तो तुरंत जो है क्वेश्चन में 1-2 सेकंड अपना तो बचा लेंगे, और 1-1, 2-2 सेकंड इसी तरह से 10 क्वेश्चन में बचाएंगे तो अगला आपका 1-2 क्वेश्चन आप ज्यादा कर पाएंगे, और यही जो है एग्जाम में जो है आपके लिए जो है बहुत जो है अच्छा साबित होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दिया, आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी आय जो है, उसकी इनकम जो है कितनी है, उसकी इनकम मान लेते हैं हम 100 है, उसकी आय जो है टोटल है कितनी, 100 है। ठीक है, अब कह रहा है कि वो अपनी आय का कितना खर्च करता है, 80%। अगर उसका खर्च जो है 80% है, ठीक है, खर्च अगर 80% है तो उसकी खर्च के अलावा जो उसकी सेविंग होगी या बचत होगी, बचत कितनी हो जाएगी, उसकी बचत हो जाएगी 20%। ठीक है, अगर 80% खर्च करता है तो 20% बचत करता है। अब बोला है क्वेश्चन में आगे कि उसकी आय में 16 से 2/3% की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर उसकी आय में 16 से 2/3% की बढ़ोतरी हो जाएगी तो उसकी नई आय कितनी हो जाएगी, उसकी नई आय हो जाएगी 116 रुपए और 2 से 2/3, मतलब 100 में 16 से 2/3%, 100 का 16 से 2/3% कितना होगा, 16 से 2/3 ही होगा। तो 16 से 2/3% की वृद्धि होगी तो 116
सही 2/3 हो जाएगा, ठीक है, ये रुपए में, ठीक है। आगे क्या बोला है कि उससे खर्चे में 37 सही 1/2, 37 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर 100 का 20% बचत कर रहा है तो इसका मतलब 20 रुपए का बचत कर रहा है, बात समझिएगा। 100 का 80% खर्चा कर रहा था, इसका मतलब 80 रुपए खर्चा कर रहा है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो क्या बोला है कि उसकी जो है खर्चे में 37 से 1/2% की वृद्धि होती है। तो आप अगर खर्चे में मतलब 20 रुपए, खर्चा 20 रुपए है ना, तो अगर 20 रुपए में, अगर इधर हम जो है खर्चा 20 रुपए नहीं है, खर्चा 80 रुपए है, ठीक है। तो अगर 80 रुपए खर्च है उसका, तो आपको पता है क्या बोल रहा है, खर्चे में कितना बढ़ती हो रहा है, 37 से 1/2%। तो आपको पता है कि 80 रुपए जो है को 37 से 1/2% बढ़ाना है। 37 से 1/2% हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 3/8 लिखते हैं, ठीक है, 3/8 लिखते हैं। तो ये 3/8 लिखते हैं, तो आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखिए जो है कैसे करेंगे, 3/8 जब लिखेंगे, इसका मतलब पहले समझिए, अगर 3/8 जो है कि होता है 37 से 1/2%, इसका मतलब 8 पार्ट में ना 3 पार्ट बढ़ जा रहा है। जब 8 पार्ट में 3 पार्ट बढ़ेगा तो कितना पार्ट हो जाएगा, 8 पार्ट में जब 3 पार्ट बढ़ेगा तो पार्ट कितना हो जाएगा, 11/8 पार्ट हो जाएगा। 8 पार्ट पहले है, उसमें 3 पार्ट की बढ़ोतरी हो रही है, 37% में क्या लिखते हैं, 3/8 पार्ट फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो इसका मतलब 8 पार्ट में 3 पार्ट की बढ़ोतरी हो रही है, तो जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ के 11/8 हो जाएगी। मतलब 8 में 3 बढ़ेगा तो 11/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो है डायरेक्टली आप जो है कि क्या कर सकते हैं, इसको अगर 37.5% बढ़ाना है तो डायरेक्टली आप 11/8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको देखिए मान लीजिए ऐसे ना करते तो आपको थोड़ा टाइम लगता, कैसे करते, 80 में 137.5 मतलब 37.5% बढ़ रहा है, 137.5/100 करेंगे, फिर इसको कटेंगे पीटेंगे, 20 के 80, 20 पंजे 100, फिर जो है 50, मतलब टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन में मैंने बताया कि थोड़ा सा फ्रैक्शन की वैल्यूज आपको याद रहेगी ना तो बहुत ज्यादा आसानी होगी। देखिए जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जो है 3/8 पार्ट बढ़ेगा, इसका मतलब कि 11/8 करके उसको कर लेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 से काटेंगे, ये आपका 10 बार में कटेगा, 11 में 110। इसका मतलब कि इसको मैं अगर इरेज कर दूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ खर्च, अब कितना खर्च हो गया है, खर्च हो गया है 110, खर्च कितना हो गया 110। अब सोचिए अगर उसकी कमाई 116 रुपए, 116 से 2/3 है और 110 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, 6 सही 2/3 बचा रहा है, 6 सही 2/3 जो है वो रुपया क्या बचा रहा है, ठीक है, उसकी बचत हो जाएगी। तो आपसे पूछा है कि उसकी बचत जो है, उसकी वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात करिए, मतलब उसकी बचत जो है उसके परसेंटेज याद करना है। तो जिसका पूछा जाए उसको हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, इसको हम लिख लेंगे 6 18 2 20, 20/3, मतलब कि प्रतिशत बचत प्रतिशत बराबर, ठीक है, सेविंग्स का जो है परसेंटेज कितना आ जाएगा, 6 18 20/3। और नीचे हम क्या लिखेंगे, 116 सही 2/3, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। मतलब सबसे पहले इसको चेंज कर लिए, 116 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 348 और प्लस 2 मतलब 350/3, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/350, ठीक है। रेसिप्रोकल होने के बाद 3/350 हो जाएगा, और हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। इसको देखिए कहाँ से कट रहा है, इसको आप 5 से काट लीजिए, 5 चौके 20, अब 5 7 35 हो गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, और आपका 3 से 3 कट गया, मतलब आपको मिल जाता है 40/7%। 40/7% जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, 40/7%। 40/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 7 5 35, 5 सही 5/7% भी उसको लिखा जा सकता है। तो ये आपका आंसर हो गया, या फिर ये आपका आंसर हो गया। आपको ऑप्शन में ज्यादातर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होता है, तो ठीक है, तो आप इसको टिक करेंगे आगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 7,29,000 मूल्य की एक भूमि है, ठीक है, मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टी की मतलब कि आपका जो है लैंड है, लैंड की वैल्यू जो है वो है 7,29,000, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है एक बार मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको थोड़ा एक क्विकर अप्रोच बताऊंगा, जिसको आप देखेंगे क्वेश्चन, तुरंत क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले बेसिक अप्रोच कैसे लग सकता है।
तो लैंड पोर्शन का जो है कॉस्ट जो है वो कितना है, 7,29,000 रुपये। और उस पे उस भूमि पर जो है एक 13,31,000 रुपए का एक मूल्य का एक भवन बनाया गया है। मतलब कि बिल्डिंग जो है, इमारत जो है, ठीक है, या हाउस जो है, हाउस का कॉस्ट क्या है, 13,31,000 रुपए, ठीक है। उस पे बोल रहा है कि इसके भूमि के मूल्य में, मतलब इसमें 10% की वार्षिक वृद्धि होती है, 10% जो है पर एनम इंक्रीमेंट हो रहा है। बात समझ आ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये जो है हाउस वाला जो वैल्यू है ना, ये हर साल 10% अवमूल्यन हो रहा है, 10% पर एनम क्या हो रहा है, पर एनम क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसकी वैल्यू, लैंड की वैल्यू और हाउस की वैल्यू जो है, बोल रहा है कि वह समय की आती है जिसका भूमि और भवन के मूल्य बराबर हो जाएंगे। मतलब ये दोनों वैल्यू जो है, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे। अच्छा, आपको एक बेसिक वाला फॉर्मूला तो पता होगा, ठीक है, या जो आप पढ़े होंगे, जैसे कि हम क्या लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं ना, तो आपका एक बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, P इंटू, ठीक है, P इंटू 1 प्लस R/100 की घात n लिख लीजिए या तो t लिख लीजिए, ठीक है, ये हमारा होता है। तो हम यही यहाँ पे यही फार्मूले को रख करके इसको बराबर करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इसको हम कर लेते हैं। 7,29,000 है ना, तो P की वैल्यू, ये आपका प्रिंसिपल जो मूलधन हम लोग हैं उसको आप जो है किसका, ये वैल्यू को समझिए, ठीक है। कितना है ये, 7,29,000, ये आपका P हो गया। 1 प्लस R/100, 1 प्लस R आपको पता है 10% हो रहा है, ठीक है, 10% बढ़ रहा है, तो ये 1 प्लस 10/100 हो गया। और घात में क्या रहेगा, T लिख दीजिए या N लिख दीजिए, वही हमको T फाइंड करना है, ठीक है। और बराबर में इसकी कीमत कितनी हो जानी है, 13,31,000, ठीक है। और इंटू में क्या होगा, 1 माइनस में होगा, क्योंकि इसकी तो घटने वाली है ना, तो 1 माइनस R/100, मतलब कि R कितना है, 10% इसका भी है, तो 10/100 की घात क्या होगा, T, ठीक है, क्योंकि दोनों एक समय में, मतलब उनको बराबर होना, कितने समय बराबर, तो ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको जो है आप लिख सकते हैं इस तरह से कुछ, 1 प्लस, सबसे पहले तो इसको आप जो है अंदर अंदर मालूम क्या कर, इसको जो है कि सॉल्व करिए। 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आपका हो जाएगा 10 एकम 10, 11, 11/10 हो जाएगा अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये आपका 11/10 घात T हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा, तो 10 एकम 10, एक माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, 9/10, ठीक है, घात T हो जाएगा। तो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, मिट्टी की वैल्यू लानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे लिख देते हैं 11/10 की घात T बटे में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9/10। अगर ये साइड है मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा ना, और इस बराबर में हम क्या लिखते हैं, 1331,000, और ये वैल्यू 7,29,000 जो है राइट हैंड साइड जाएगा, तो डिनोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जो है आपका, इसको हम जो है लिख सकते हैं 11/10 गुणे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, ठीक है, की घात T लिख सकते हैं, बराबर में आपका यही है 13, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा, और आपका आ जाएगा 11/9, ठीक है, की घात T बराबर में, अब आप ये सोचिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कि 11/9 है ना,
तो 11 की घात में मतलब कि मैं क्या रखूं, कौन सा वैल्यू रखूं कि वो 13 से 31 हो जाए या इस वैल्यू को हो जाए। तो आपको पता है कि ये सबसे पहले तो ये 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाना है, ठीक है। तो जो है कि 11 की घात में क्या रहेगा, आपको पता है कि 11 का घन जो होता है 1331 होता है, 9 का घन 729 होता है। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 11 करेंगे, ठीक है, बटे 9 गुणे 9, तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है 13 से 31 बटे के 729। और इसको जो है हम लिख सकते हैं 11 बटे 9 की घात में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। या इसको हम 3 लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा कितना 11 बटे 9 की घात में यहाँ पे 3। तो यही आपकी टी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। मतलब टाइम कितना होगा 3 साल में। 3 साल में जो है कि आपकी एक प्रॉपर्टी जो है दोनों मतलब कि लैंड की और जो है मकान की बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक अप्रोच से बच्चों सॉल्व करेंगे। थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा, एक बार दोबारा से वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। और इसका सुपर शॉर्टकट क्या हो सकता है, इसका सुपर शॉर्टकट हो सकता है आप पहले ही जब क्वेश्चन देखें तो आप इस तरह से क्वेश्चन है तो तुरंत ऑब्जर्व करें। क्या ऑब्जर्व करें कि ये कितना दिया है, ये 729 दिया है और 1331 दिया है। आपको पता है कि 9 का घन होता है और एक क्या होता है, ये आपका 11 का घन होता है। तो जब भी वैल्यू आएगी वो घात 3 की घात में ही होगी, ठीक है। इसका मतलब टी बराबर तुरंत आपने ऑब्जर्व किया 3, ठीक है। तो ये आप एक बार करके देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आप अगर कभी आते हैं तो जो है कि अगर आप करेंगे इस तरह से मतलब ऑब्जर्व करके तो भी आपको कभी गलती नहीं होगा। और जो कोई लड़का जो है कि अगर इसको पेपर क्वेश्चन मतलब पेपर के टाइम में सॉल्व करने लग जाए तो उसका नियरली कम से कम 1 मिनट से तो ज्यादा तो जाएगा, 1.5-2 मिनट भी जा सकता है, ठीक है। 1 मिनट से तो ज्यादा लगना ही लगना है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपका उतने समय में आप 2 क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो है आप इसमें जो है कि इस तरह से इसको ऑप्शन से मार सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपका हो सकता है कि क्वेश्चन छूट जाए सॉल्व करने के चक्कर में, तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच आपको करना होगा। तो ठीक है बच्चों, इस पार्ट में हम बस इतना ही, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें। आपका धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।